जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ कवर करवाई जाती है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। अब इसके अलावा ये देखो, ये ज्ञान सर है। ज्ञान सर का ये पेड कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पेड कोर्स को तुरंत दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लें। प्लस हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, ज्वाइन करो कोर्स को, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो आज गई संडे वाला दिन है, 7 फरवरी का दिन है, आप जानते ही हैं। और आज हम लोग थोड़े से पेंडिंग टॉपिक को हमारे जो है वो कवर अप करेंगे जो हमारे छूट गए थे। जैसे कि आपने गई यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया है, मुझे आप फॉलो करते हो, मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो छोड़ी नहीं जाती है, और आपको अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी जो मैं बताता चलूंगा उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। तो ये 6 फरवरी की न्यूज थी, टॉपिक 3 था एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप में से बहुत बढ़िया गोल्डी, बढ़िया आपने आंसर्स जो है वो लिखे हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर्स जो है वो कंटिन्यू दीजिए। ईशा ठाकुर, पायल भारती, वेरी गुड यार। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, और भी स्टूडेंट्स जिनको जो भी मुझसे बात करनी है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दिया करें, तो वो आपके जो है वो नेक्स्ट डे के लेक्चर में जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी आप, यानी कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूं तो उसके आंसर्स भी आप लिखा करें। तो एवियन इन्फ्लुएंजा थ्रेटन्स पेंगुइन्स एंड मरीन लाइफ इन सब एंटार्क्टिक। तो देखो यार, समझ रहे हो आप, ये एक बहुत ही सीरियस ग्लोबल एनवायरमेंटल मुद्दा है। एवियन इन्फ्लुएंजा का सब एंटार्क्टिक पेंगुइन्स और मरीन लाइफ पर इंपैक्ट हो रहा है। ये वायरस ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि मरीन मैमल्स को भी थ्रेटन कर रहा है। आप में से जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आपको शायद याद हो कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो बर्ड फ्लू आज की डेट में ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रहा है, याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था, ऐसे केसेस नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए, न्यूज बहुत छुपी छुपी सी दिख रही है, अभी एकदम हाईलाइट नहीं हो रही है, बट काफी सारे लोग जो है वो इस प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा था, जब मैंने आपको बोला भी था उस समय, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले समय का सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है। अभी भी, अभी लोग सीरियस नहीं है, राइट? भैया अभी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, चिकन स्पेशली, बाकी देखो दूसरी चीज खानी है खाओ, मटन वटन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू गाइस, राइट? वेज खाना, नॉन वेज खाना, दैट इज योर चॉइस, है ना? वैसे तो वेज खाना चाहिए, क्योंकि आपने फूड साइकिल के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी जो एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी जो होती है वो किसके पास होती है? प्लांट्स के पास। यस। फिर उसके बाद एनर्जी जो है वो सीधे सीधे 90% डाउन होती है, पता है आपको? तो ये पढ़ोगे, ये एनर्जी चार्ट, है ना, तब आपको इसके बारे में जो है वो पता लगेगा। फ्लो ऑफ एनर्जी का डायग्राम एनवायरमेंट के अंदर आता है, जीएस पेपर 3 में। तो एनीवे चलो, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट अभी जो भी खाते हैं भाई, चिकन खाना अवॉइड कर दो, राइट? क्योंकि उसमें दिक्कतें जो है वो आज की डेट में आ रही, यू नेवर नो कि आपकी प्लेट में जो चिकन है, अब वो इन्फेक्टेड है या क्या है, तो उसका इन्फेक्शन आपके अंदर जो है वो आ सकता है। और इवन एक और चीज़ है यार, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि जब किसी भी जानवर को जब मारा जाता है तो उसके इमोशंस भी जो है वो उसके साथ जो है वो ट्रांसफर होते हैं ऑन प्लेट। तो इसलिए तो बोलते हैं कि जो लोग नॉनवेज होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के जो है वो होते हैं। अब एनीवेज देखो, सबकी अलग अलग अपना व्यू पॉइंट है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा काम है आपको सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो ट्रेन करना, राइट? बाकी दैट इज योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, दैट यू नो बेटर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग, मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको एक ऑफिसर बनाना है। अब सुनो, बट हाँ, व्हाट इज बैड फॉर यू गाइस, आई गोइंग टू डेफिनेटली टेल यू। देखो यार, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड में रिपोर्ट किया गया है। यहां पर दो काम की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि ब्रिटेन का जो है वो साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड, ये दो आइलैंड आपको जो है वो, एज वेल एज फाकलैंड आइलैंड, इनकी लोकेशन थोड़ी सी जो है वो ध्यान में जो है वो रखिएगा। ये एंटार्क्टिक क्षेत्र, सब एंटार्क्टिक क्षेत्र में, एंटार्क्टिक के नीचे वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो फैला है, और जिसके कारण कंफर्म डेथ जो है वो पेंगुइन्स की हुई है।
देखो, बर्ड के वायरस के कारण पेंगुइन्स की डेथ हो रही है, और इवन आपको पता है इंडिया में ह्यूमंस के केसेस भी नजर जो है वो आ चुके हैं। बट लोग इस पर अभी भी सीरियस जो है वो नहीं है। और सिविल सर्विसेज में मेन गेम यही तो होता है बॉस, कि आप न्यूज में ऐसी चीज पता करो कि फ्यूचर के बारे में आपको आइडिया लग जाए कि क्या खतरनाक है क्या नहीं है। यही तो आपको ट्रेन करना है, यही तो पर्सनालिटी आपको डेवलप करना है, कि आज अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप उसका एनालिसिस इतना सटीक होना चाहिए आपके पास, कि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले सालों में इसका क्या असर होगा। तो दैट इज कॉल्ड अ माइंडसेट ऑफ सिविल सर्वेंट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जब कोविड 19 का समय था ना, तब उस समय काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स पे लिखा था, अरे सर वी कैन टेक केयर अबाउट कोविड 19, कैसे बोल रहे हो यार, आपकी इंडिया की भी बैंड बच सकती है, कैसे बोल रहे हो? क्योंकि उस समय मैंने वार्न किया था, जब चाइना के अंदर हल्की फुल्की रिपोर्ट आई थी। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, अरे नहीं सर, वी आर स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग। अरे बॉस, निकल गई नहीं, बैंड बज गई ना, हवा निकल गई। वी आर स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग। अब सेम चीज बर्ड फ्लू के साथ भी होने वाली है। तो इस पर बहुत तरीके से जो है वो अब काम करने की आवश्यकता, नहीं तो फिर कब क्या हो जाएगा संभाल भी नहीं पाएंगे। फॉकलैंड आइलैंड्स में भी पेंगुइन डेथ कंफर्म हुई है। किंग पेंगुइन और गेंटू पेंगुइन कॉलोनीज में वायरस का आउटब्रेक ऑब्जर्व किया गया। इससे पहले एलिफेंट सील्स, फर सील्स, ब्राउन स्क्वास और केल्प गर्ल्स, इनकी मास मॉर्टेलिटी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि इससे पहले भी काफी सारे जानवर जो है वो मारे गए हैं वायरस के कारण। तो सोचो, ये वायरस जो है वो अब बर्ड से एनिमल्स में, मैमल्स में जो है वो फैल रहा है। तो दिस इज वेरी डिवास्टिंग। आप तो सिर्फ ये ऊपर वाली न्यूज जो हाईलाइट करी है मैंने, बस वो बस ध्यान में रखो, वो लिख लो अपने पास। ठीक है। अब एवियन इन्फ्लुएंजा पूरे दुनिया भर में एक खतरा जो है वो बन गया है। इसके बारे में आइए चर्चा जो है वो करते हैं। अभी आपको न्यूज तो पता लगी गई कि अंटार्कटिक में हालत खराब हो रही है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू, ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो मेजरली बर्ड्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अब समुद्री क्षेत्र में रहने वाले मैमल्स में भी ये फैल रही है। H5N1 स्ट्रेन 1996 में चाइना में पहली बार डोमेस्टिक वाटरफॉल में डिटेक्ट किया गया था। यानी कि एक जानवर में डिटेक्ट किया गया था। और ये माइग्रेटरी सी बर्ड, कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस और डायरेक्ट बर्ड टू बर्ड कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। तो ये भी चीज है। तो H5N1 स्ट्रेन जो है वो उसको कहते हैं हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि है मेनली बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बस आपको इतना सही पता होना चाहिए कि ये बहुत तेजी से जो है वो अब सिर्फ बर्ड्स में ही नहीं फैल रहा, दूसरी स्पीशीज में भी फैल रहा है। और 20,000 से ज्यादा सी लायंस चिले और पेरू में मर चुके हैं। सब एंटार्क्टिक में लार्ज स्केल एलिफेंट सील और फर सील की डेथ रिकॉर्ड हुई है। और दिसंबर 2023 में आर्टिक क्षेत्र में पहली बार एक पोलार बियर की डेथ हुई है एवियन फ्लू से। तो भैया, एवियन फ्लू बहुत डेंजरस जो है वो होने वाला है। फिर इसके अलावा गेंटो पेंगुइन के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम आप देख लो, पापुआ, पाइगोसिलिस पापुआ। वाइट बैंड अक्रॉस द हेड, यानी कि इसके आप सर पे देखोगे तो एक वाइट बैंड आपको नजर आएगा। ब्लैक थ्रोट नजर आएगी, ऑरेंज रेड कलर की बिल आपको जो है वो उसमें देखने को मिलेगी। अब देखो यार, ये सब चीजें इतने डिटेल में, चोंच मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, लाल कलर की। तो ये ऐसी फीचर जो है वो इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसको एक बार आप वो देख लेना, फोटो इसकी देख लेना इंटरनेट पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे उतनी जरूरत नहीं है आपके लिए, बट हाँ पता होना चाहिए कि भाई ये पेंगुइन भी मर रहे हैं, गैंटू पेंगुइन्स वगैरह। सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक पेनिनसुला और सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। और मरीन इकोसिस्टम में फूड चेन का इनका मेजर रोल हम लोग को देखने को मिलता है। अब फाक आइलैंड के बारे में भी जो डिस्कस कर ले। बाकी देखो, इनको खतरा किन किन चीजों से तो आपको ऑलरेडी पता है यार। शिकारियों से खतरा है, ह्यूमन का इम्पैक्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकली अफेक्टेड बाय एग कलेक्शन, लोग यहाँ पर इनके अंडे कलेक्ट करके चले जाते हैं। देखो, अब इंसान इंसान है भाई, इंसान को तो सब चाहिए। बड़े शौक से जो है बोलते हैं कि तुमने मोर खाया क्या है, कौन सा पक्षी खाया है तुमने, कौन सा जानवर खाया है? हमने तो तीतर खाया है, हिरण खाया है? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सोचो आप लोगों को, भाई कभी टेबल में बैठो ऐसी, तो ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं लोग कि क्या ही बोले भाई। कि भाई साहब, आपने कभी जंगली सुअर खाया है? मैंने कहा नहीं भाई। आपने कभी मोर खाया है?
मैंने कहा तुमने मोर खाया है? वो तो जी भाई। मैंने कहा कभी बोल मत देना, सामने मेरे साथ कई बार अधिकारी भी होते हैं सिविल में। बेटा इतनी मार पिटाई होगी ना तुम्हारी जिसकी कोई हद नहीं है। मोर खाया है। होते हैं ऐसे लोग, आपके बीच भी ऐसे नमूने आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बोला था मैंने एक को कि मैंने कहा आइंदा गलती से मत बोलना, अब मेरे सामने कोई अननोन अगर बैठा हो तो, पता लगे सिविलियन ड्रेस के अंदर आईपीएस बैठा हो, फिर क्या कर लोगे, बैंड बज जाएगी तुम्हारी। अब सुनो आगे की बात है, आगे की चर्चा जो है वो करें। तो फाकलैंड आइलैंड और साउथ जॉर्जिया के बारे में बात करें, तो देखो इसकी सिर्फ लोकेशन पर जो है वो आप देख लो। ये भी काफी मतलब यहाँ पर भी काफी सारी प्रजातियां हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार की। तो बस इसकी आप लोकेशन देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। इन तीन चीजों की आपको लोकेशन जो है वो देखनी है। तो भैया ये बर्ड फ्लू की अगर हम बात करें तो ये बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इंडिया में पहली बार 2006 में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुआ था ये एवियन इन्फ्लुएंजा। 2016 में जंगली चिड़ियाओं में H5N8 स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ। अब तक 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बीमारी जो है वो डिटेक्ट हो रही है, जिसे जिसे कंट्रोल के लिए 9 मिलियन बर्ड्स को मार दिया गया है। और इंडिया डिटेक्ट एंड कल पॉलिसी अडॉप्ट करता है नेशनल एक्शन प्लान के अंडर। ये लिख लेना भाई, हम लोग की जो पॉलिसी है वो है डिटेक्ट एंड कल। समझ रहे हो कि हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई इस पक्षी को ये प्रॉब्लम है और उसको मार देते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड कंटामिनेशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा रिवाइज 2021 का जो ऑर्डर है, तो उसके तहत हम लोग जो है वो पकड़ते हैं, पता लगाते हैं और मार डालते हैं। डिटेक्ट एंड कल पॉलिसी, ठीक है, ये याद रखना थोड़ी सी, हमारे यहाँ की पॉलिसी है ये। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बायो सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत करना पड़ेगा, रैपिड रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, स्पेशली एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लानी पड़ेगी ह्यूमंस के लिए। बहुत बड़ा खतरा है भैया। एवियन इन्फ्लुएंजा अब सिर्फ बर्ड्स का मुद्दा नहीं है बल्कि मरीन बायोडायवर्सिटी का भी क्राइसिस बन चुका है। और तब तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने पहले ही न्यूज आई थी, तब मैंने वार्न भी किया था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये नेक्स्ट बड़ा वायरस जो है वो हो सकता है। बट कोई एक्सपर्ट एडवाइस ऐसी आई नहीं थी। बट देखना जल्दी आएगी, फिर आप मेरी बातों में फिर बिलीव करोगे, फिर बोलोगे हाँ सर सही बोल रहे थे आप। ये मैं तो सही बोल रहा था, बट ये एनालिसिस आपको करना शुरू कर देना चाहिए मुझसे पहले। आप लोग जो है वो एनालाइज करो कि हाँ हाँ भैया ऐसा होना है, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। क्योंकि आपको क्विकली मेंस के आंसर में पूरी चीज मेंशन करनी है। कंसेप्चुअल चीज अगर पूछ ली जाए तो, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में एकदम से कोई चीज आ जाए तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम इसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड। नदन वाइट राइनो के रिवाइवल की बात हो रही है। एक ऐसी प्रजाति जो ऑलमोस्ट गाइस लुप्त हो चुकी थी, अब उसको साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो देखो नदन वाइट राइनोस का लास्ट पुरुष सूडान 2018 में मर चुका है, सोचो आप। और अब सिर्फ दो फीमेल्स बची हैं। साइंटिस्ट ने पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रेगनेंसी अचीव करी, यानी कि बिना मेल के प्रेग्नेंट कर दिया इन राइनोस को। बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट के अंडर ये एम्ब्रियो एक सदर्न व्हाइट राइनो सरोगेट मदर में इंप्लांट किया गया। ये एक माइलस्टोन कंजर्वेशन प्रयास में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के रिवाइवल का एक नया मॉडल बन सकता है। तो याद रखना भाई, अभी रिसेंटली नदन व्हाइट राइनोस जो है, NWR जो है, ये सूडान के अंदर जो है वो लुप्त हो चुके थे। और पहली बार राइनो की प्रेगनेंसी जो है वो करवाई इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू सरोगेट साउथ व्हाइट राइनोज में। ठीक है, तो ये लैब मेड एम्ब्रियो इम्प्लांट जो है वो किया गया, ये पूरी चीज लिख सकते हो आप। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यहां पर उपयोग हुआ। और ये प्रोजेक्ट भी ध्यान में रखना, बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट। इस बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट सूडान के अंदर ये चीज जो है वो की गई। ठीक है, सूडान जरूर जो है वो लिख लेना, क्योंकि टॉपिक जो है वो सूडान से रिलेटेड है। ठीक है, अब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखो जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो नदन व्हाइट राइनो का एक्सटेंशन का सफर किस प्रकार से रहा। तो ये नदन व्हाइट राइनो एक व्हाइट राइनो, सफेद कलर का राइनोसोरस है।
राइट, इसी की एक सब प्रजाति है जो ओरिजिनली सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते थे। 1960 के समय पे लगभग 2000 ये हुआ करते थे, लेकिन इनका शिकार हुआ, हमने जंगलों को काटा, तो इनका घर कम होता गया, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से ये ऑलमोस्ट लुप्त हो गए। 2008 में ऑफिशियली जंगल वाले क्षेत्र में इनको लुप्त घोषित कर दिया, और 2008 में 18 में 2018 में आखिरी मेल राइनो सुडान की डेथ हुई। उसके बाद सिर्फ दो फीमेल बची हैं, और जो नेचुरली रिप्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकती, तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया। अब ये बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा कर लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया। बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ है, 2015 में लॉन्च हुआ है, और ये एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है जिसमें 20 साइंटिस्ट और अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से इसको बनाया गया। इसका गोल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू नॉर्थ वाइल्ड वाइल्ड राइनो को रिवाइव करना, जब जो इन्होंने सक्सेसफुली अभी कर दिया है। और पहली प्रेगनेंसी सिर्फ 13 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल, यानी कि 13 बार इनके अटेम्प्ट फेल हुए, उसके बाद सक्सेसफुल हुई। तो बस आप ये भी ध्यान में रखो कि नॉर्थ वाइल्ड राइनोसरस के रिवाइवल के ऊपर ये बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट है, ये कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो आपको सभी को पता ही है। अब हुआ यह था कि आखिरी दो फीमेल्स के अंडे एक्सट्रैक्ट किए गए, और फ्रोजन स्पर्म, अब एक्चुअली क्या था कि जो मेल मर गया था उससे फ्रोजन स्पर्म, हमने स्पर्म कलेक्ट कर लिया उससे, जो उसके अंदर था, है ना। तो उसको फिर हमने जो है वो फर्टिलाइज किया, फिर एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने के बाद एक साउथ वाइट राइनो सरोगेट में इम्प्लांट किया। अब ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता नहीं होनी चाहिए, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यार, क्योंकि दोनों फीमेल्स नॉर्थ वाइट राइनोस नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, तो सरोगेसी इकलौता ऑप्शन था। और ये जो साउथ वाइट राइनोस को केयरफुली सेलेक्ट किया गया ताकि नॉर्थ वाइट राइनोस के ट्रेड प्रिजर्व रहे। ये प्रोसेस गाइस डेलिकेट है, और जेनेटिक कंपैटिबिलिटी और प्रेगनेंसी सक्सेस रेट को इंश्योर करना पड़ता है। अब आज की डेट में साइंटिस्ट एक और इनोवेटिव अप्रोच मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रिजर्व टिश्यू से स्पर्म और एग्स बनाना, यानी कि ऑलरेडी जो उनके टिश्यूज हैं उससे स्पर्म्स और एग्स बनाएंगे। अब अभी आज की डेट में जो चूहे होते हैं ना लेबोरेटरी में, तो ये टेक्निक पहले सक्सेसफुल रही है लैब में मौजूद चूहों में, और अब राइनोस के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा रहा है। तो अब ये स्टेम सेल का भी एक्सपेरिमेंट राइनोस पर करने की जो है वो कोशिश जो है वो करने में जुटे हुए हैं साइंटिस्ट रिसर्चर। बस यही चीज थी यार, इसमें सिर्फ दो ही फीमेल्स थी, और कुछ मरे हुए मेल्स तक ही ये पूरी स्टडी लिमिटेड थी। और अगर आईवीएफ से कुछ राइनोस का जन्म हो जाता है, तो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी काफी नैरो होगी, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए रिस्की है। तो इनको कंटिन्यूअसली भी काफी सारे फीमेल्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी का इस्तेमाल जो है वो कर कर राइनोसोरस की पॉपुलेशन को मेंटेन करवाना पड़ेगा। बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ ध्यान में रखने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल चीज हम लोग को जो है वो सूडान के अंदर देखने को मिली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अरे भाई ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना, नहीं तो पूरी चीजें ऊपर से चली जाएगी। ब्रेनो वायर, और 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है ब्रेनो वायर, लिख लो। ब्रेनो वायर जो बायोलॉजी और कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप ये मान के चलो इंसान का दिमाग जिस लेवल पर ऑपरेट करता है ना, वैसा कंप्यूटर ऑपरेट कर सके इस पर, जैसे बोलते हैं ना हमेशा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा ही ऊपर रहेगी। अब ये इसको मर्ज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, जो एआई और ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल को कंबाइन करता है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करने का एक वो है। लिख लेना भाई, ब्रेनोवेयर, इसकी डेफिनेशन पूरी लिख लो। एक ऐसा बेहतरीन कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के साथ मेल्ट किया जा रहा है, यानी कि इसको मिलाया जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, और ओ एन एन क्रिएट कर रही है। ओ एन एन लिख लेना, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन अभी के लिए। अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी सी देर में पूरी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सुनो। साइंटिस्ट ने ब्रेनोवायर नाम का एक ऑर्गेनाइज न्यूरल
नेटवर्क, ONN, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल नेटवर्क। क्या है ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल नेटवर्क, इस पर बात करेंगे। तो पहले सुनो, साइंटिस्ट ने ब्रेनोवेयर नाम का ONN डेवलप किया, जो जिंदा ब्रेन के टिश्यू और इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट करता है। यानी कि ब्रेन जिंदा है, और आपने कई बार ऐसी आपने जो फिक्शंस मूवीज वगैरह जो होती हैं, या फिर कोई कार्टून वार्टून में आपने देखा होगा कि एक तरफ कंप्यूटर लगा है, साइड में जो है उसके दिमाग में जो है वो पूरी चीज लगा दी, फिर उसकी मेमोरी जो है वो कॉपी की जा रही। अरे यार, वो प्रिंस करके एक मूवी नहीं थी विवेक ओबरॉय की? राइट, ऐसी काफी सारी मूवीज आई, किसी के दिमाग से मेमोरी जो है वो निकाल दी गई, राइट, डिलीट कर दी मेमोरी, फिर से लगा दी गई। यार ऐसे अजीब अजीब मूवीज आती रहती कुछ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये चीज सच हो रही है भाई, साइंटिस्ट यही चीज कर रहे हैं। ये सिस्टम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग को एनहांस करता है और बायोलॉजिकल ब्रेन टिश्यू को कंप्यूटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। भले एक व्यक्ति क्या सपना देखेगा, क्या देखा है उसने, हर चीज। अब सोचो आप, एक इंसान के ब्रेन में जो भी चीजें चल रही हैं उसके न्यूरॉन्स में, वो पूरी की पूरी कंप्यूटर में आ सकती है, और आ सकती है तो उसके दिमाग में डाली भी जा सकती है। सोच रहे हो ये कितना डेंजरस भी हो सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, कि आप लोगों को अब बनाओगे, लोगों के अंदर आप एक इंफॉर्मेशन फीड कर दोगे। यानी कि अभी तक तो हम रोबोट बना रहे थे, अब हम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन नहीं बना देंगे, जो बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बाप रे। इसका यूज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया गया है अभी के लिए, बट सोचो इसके द्वार जो मैं आपको बता रहा हूं वो खुल सकते हैं आने वाले समय में, जो इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन को हाईलाइट करता है। तो आओ ब्रेनोवेयर के बारे में, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लाइव ब्रेन को जो है वो कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट करने पर फोकस कर रहा है। समझे आप? तो ब्रेनोवेयर एक नया कंप्यूटिंग सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन के ऑर्गेनाइड्स को माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के साथ इंटीग्रेट करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये एक ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बनाता है, जो ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से अलग है। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स लैब ग्रोन 3D क्लस्टर्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन सेल के, कंप्यूटेशनल पावर के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये न्यूरॉन्स नेचुरली मेमोरी स्टोर करते हैं और डेटा प्रोसेस करते हैं, जिससे ट्रेडिशनल एआई चिप से बेटर एडाप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी मिलती है। तो ब्रेनोवेयर एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर पे काम करता है, इनपुट लेयर, रिजर्वायर लेयर और आउटपुट लेयर। अब इनपुट लेयर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है होता है इलेक्ट्रिक सिमुलेशन रिसीव करना, रिजर्वायर लेयर सिग्नल्स को मैथमेटिकल एंटिटीज में कन्वर्ट करना, और आउटपुट लेयर ट्रेडिशनल कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम से न्यूरल एक्टिविटी को प्रोसेस करना। तो ये एक रिजर्वायर कंप्यूटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें ONN मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल से अलग है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल्फ लर्न और डायनेमिकली अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि थिंकिंग की प्रोसेस की बात करें, तो अभी तक ऐसी कोई थिंकिंग वाली प्रोसेस जो है वो डेवलप नहीं हुई है एआई के अंदर, बट ह्यूमन ब्रेन के साथ इसको इंटीग्रेट करके आप एआई को और पावरफुल बना रहे हो। फ्यूचर में पता नहीं क्या और डेंजरस चीजें जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये एक डेंजरस चीज का सिग्नल है एक प्रकार से, कि आप एआई को जो है वो इस प्रकार से ट्रेन ही कर दोगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सीख लेता है हर एक चीज को, तो जब आप उसको ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्ट कराओगे, लाइव ब्रेन के साथ, तो वो देखो कितनी तेजी से जो है वो चीजों को अडेप्ट करेगा। तो इट कैन बी डेंजरस फॉर फ्यूचर, बट ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ब्रेनोवियर जो है वो क्या है, आप तो बस यही चीज ध्यान में रखना, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन जो है वो लिखवाई है, क्योंकि वही चीज बस आपसे पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। कि ह्यूमन ब्रेन के ऑर्गेनॉइड्स को माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के साथ ये इंटीग्रेट करना है। अब किस पर्पस के लिए पर्पस पूछ लेंगे, तो मैथमेटिकल, या आप मेंशन कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग करने के लिए, बस। तो एडवांटेज इसके है जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 20 वॉट पावर कंज्यूम करता है, जबकि ट्रेडिशनल एआई सिस्टम 8 मेगावाट तक एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ब्रेनोवेयर एआई सिस्टम से 4 लाख गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, जो फ्यूचर कंप्यूटिंग के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। ब्रेनोवियर को सिर्फ 240 ऑडियो क्लिप्स पे ट्रेन किया गया है,
और जहां जापानीज वोवेल साउंड्स को 78% एक्यूरेसी से रिकॉग्नाइज कर सकता है। ट्रेडिशनल एएन मॉडल को 50 ट्रेनिंग साइकिल चाहिए होती है, लेकिन ब्रेनोवेयर सिर्फ 4 साइकिल्स में ट्रेन हो जाता है। यानी कि आप एआई को जो है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है वो पूरी तरह से बनाने पर जुट गए हो। तो बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है। कैसा लग रहा है आपको, यानी कि आपका क्या विचार है इस टॉपिक को सुनकर? थोड़ी सी घबराहट नहीं हो रही है कि यार ये आप तो एआई को इतना तेज जो है वो कर दोगे कि वो ह्यूमन के साथ compete करेगा? और आपने पढ़ाई है एनवायरनमेंट के अंदर डार्विन थ्योरी क्या होती है? कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। ओ सॉरी, इसमें साइंस में पढ़ा होगा आपने। बायोलॉजी, डार्विन थ्योरी है फिटेस्ट सर्वाइवल। ऐसा ना हो कि आगे चल के जो है वो एआई ही सिर्फ जो है वो सरवाइव करे, ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। है जो काफी सारी मूवीज में देखते हैं ना आप लोग कि रोबोट्स ही रोबोट्स हर जगह दिख रहे हैं। क्या ये सच हो सकता है? ब्रेनोवेयर इसका पहला स्टेप बोल सकते हो आप। एनीवेज, बट आपको ये सब थ्योरीज है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है मेन सेंस में, है ना। ये सब आपको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जितना एग्जाम के लिए काम का है, जो मैंने भी आपको बताया, ब्रेनोवेयर बस। और ये प्रॉपरली डेवलप होता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजी के बीच के गैप को खत्म कर देगा, और फ्यूचर में एआई और ह्यूमन इंटरेक्शन को ज्यादा स्मूथ बनाने में ये टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। अपना ओपिनियन जरूर बताना इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो समझ गए ना, ब्रेनोवियर क्या है? कि कंप्यूटिंग सिस्टम है जो बायोलॉजी और एआई को मर्ज करता है बस, जिससे कि और फास्ट चीजें जो है वो हो सके, एआई ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है वो चीजें सोच सके। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तो यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सोच लेता है यहाँ बैठे बैठे जो है वो आप आंख बंद करो, अपने आप को इमेजिन करो कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर, तो कितनी पावर आपके अंदर फील होती है। यही फीलिंग साला अगर एआई के अंदर आ गई तो सोचो एआई क्या करेगा। कि अच्छा बेटा ह्यूमन तू मुझे कमांड देता है अब रुक बेटा। जैसे लोग बोलते हैं ना रोबोट कम हेयर, वो जा रहा चुपचाप आ रहा है, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि ह्यूमन को मैनिपुलेट कर देगा। बेटा ह्यूमन का दिमाग बहुत खतरनाक होता है। ह्यूमन आज की रेट में मरे हुए गेंडो अभी पढ़ा ना हमने, ह्यूमन मरा हुआ गेंडा, गेंडे से स्पर्म निकाल के जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने की औकात रख रहा है। तो ये तो एआई है। और ये एआई मतलब ब्रेनोवेयर, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस का मिक्स। तो ये क्या क्या नहीं करेगा सोच लो आप। ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए जलवायु परिवर्तन कर दिया, धज्जियां उड़ा दी इस नेचर की। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता, सोचो आप, ऐसे में आ सकता है भाई। ये सोचने वाली चीजें हैं। बट हाँ, जो चीज एग्जाम में पूछी जाएगी वही बस आपको लिखनी है, जो चीज इंटरव्यू में पूछी जाएगी वही आपको बोलनी है। उससे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बट जो पूछी जाएगी वो एक्यूरेटली बस आपको बताना है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बजट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लिखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के बारे में आपको, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ोगे हमारे कोर्स में। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर लिया है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब सुनो, यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस किया गया, आप सभी लोग जानते ही हैं। और ये एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण है। मतलब डिटेल में इसके अंदर हम लोग को पूरी चीज देखने को मिलती है। वित्तीय फाइनेंशियल यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और एक्चुअली बजट शब्द जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है। राइट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लानिंग को ये दिखाता है, आप सभी जानते हैं। बजट का रोल सिर्फ फिस्कल पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक मेजर ड्राइवर है। समय के साथ इंडिया के बजट का इवोल्यूशन इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को शेप करता है, जो हम आज डिटेल में समझेंगे। तो गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का क्लियर फ्रेमवर्क दिया गया है। आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 के बीच में आपको क्लियर चीजें देखने को मिलती हैं बजट से रिलेटेड या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। यूनियन बजट को यही नाम दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में। ये एक फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है, आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 113 कहता है कि बजट में जो भी खर्चे प्रपोज होते हैं उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, बिना उसके पैसा नहीं निकाल सकते आप। आर्टिकल 114 कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
से कोई भी पैसा अगर निकाला जा रहा है तो पार्लियामेंट की परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 266 और 267, 266 और 267 कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना डिफाइन करता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन डिसाइड करता है, जो सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करते हैं, बताते हैं ना कि स्टेट को इतना पैसा दो, सेंटर के पास इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ग्रांट्स इतनी प्रोवाइड कराओ, तो ये पूरी चीज फाइनेंस कमीशन बताती है, उसकी रिपोर्ट आती है। अब बजट गाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है और फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि कौन बजट प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और कौन प्रस्तुत करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब कि जहां पर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं। कैपिटल बजट मतलब कैपिटल खर्चे और बोरोइंग्स, यानी कि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया या करेंगे। और फिर इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल भी साथ में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो बजट के प्रोविजन को लीगल अप्रूवल जो है वो देते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री की जो है वो अगर हम चर्चा करें, तो पहला इंडियन बजट 1860 में जेम्स विल्सन, ब्रिटिश फाइनेंस मेंबर, ने प्रेजेंट किया। ये प्राइमरली टैक्सेशन और कॉलोनियल एक्सपेंडिचर पे फोकस करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना और लिख भी लेना। ये वाली चीज काफी सारी किताबों में शायद ना मिले, तो ये लिख लेना। फिर भैया इंडिपेंडेंस के बाद पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी या एस चेट्टी ने प्रेजेंट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1947 पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट आता है, प्रेजेंट होता है। 1951 से 1956 में पहला 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया गया, जो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ये बात आप जानते ही हैं। 1960 में डिफेंस ओरिएंटेड बजट आए, क्योंकि इंडिया ने 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट दिए गए। ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिली। फिर क्या होता है, 1990 से लेकर सन 2000 का पीरियड, तो 1991 का बजट मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमिक लिबरेशन का टर्निंग पॉइंट था। इस समय हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। आप सभी जानते हैं एलपीजी के बारे में, अगर आपने ढंग ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया, डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज का स्टार्ट हुआ और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया। फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन और टैक्स रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए, जो इंडियन इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक ग्रोथ लाने में मदद करी। फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और मॉडर्न रिफॉर्म्स 2010 के बाद 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया, जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम में लेकर आया। 2019 के बाद बजट डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखो यार, इंपैक्ट क्या होता है बजट का इंडियन इकोनॉमी के सशक्तिकरण में। अब आपको ऑलरेडी पता है, गरीबी को खत्म करने के लिए बजट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनने सब्सिडी पेमेंट को जो है वो स्मूथ कर दिया, लीकेजेस को कम किया और टारगेटेड वेलफेयर इंश्योर किया कि भाई जिसको आवश्यकता है हम उसी को प्रोवाइड कराएं सर्विस। मनरेगा गांव क्षेत्रों में इंप्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स रिड्यूस करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस स्कीम के थ्रू बूस्ट मिला। रेलवे, हाईवे, स्मार्ट सिटी मिशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए गए, जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। डिजिटल इंडिया और कनेक्टिविटी रिफॉर्म गवर्नेंस और इकोनॉमिक इंक्लूजन को स्ट्रांग जो है वो बना रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए आप, कितना फायदा जो है वो मिल रहा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इंप्लीमेंट किया गया, जो फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करती है कि भाई हम सही तरीके से खर्चे करें, मैनेज करें अपने पूरे बजट को। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से गवर्नमेंट रेवेन्यू और कंप्लायंस इंप्रूव हुआ, है ना। तो ये पूरी चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये पूरा जो जितना टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, जितनी चीजें लिखी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दो। 1950s के समय पर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए,
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते थे। 60-70 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। फाइनेंशियल इंक्लूजन और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन किए गए। 1980s में पब्लिक सेक्टर खर्चे और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बढ़ोतरी हुई। 1991 में इकोनॉमिक लिबरेशन का ईयर था। एलपीजी हम लोग को देखने को मिला, लाया गया। 2000 के दशक में टैक्स रिफॉर्म्स और रूरल क्षेत्र के एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई। 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया और 2020 में 20 से यानी कि इस दशक में फोकस है डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन बजट्स के ऊपर, कि ऐसा बजट बनाए जो सस्टेनेबल हो। राइट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये पूरी चीज जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना, टैक्स को सिंप्लीफाई करना, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करना। तो इंडिया का बजट एक रेवोल्यूशन की जर्नी है जो इकोनॉमी को गाइड करती है। हर बजट एक नए फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है गाइस, जो देश की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को शेप करता है। और अगर इंडिया सही पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन पे फोकस करे तो फ्यूचर में और भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर एक अच्छी कमांड जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि अब हमने दूसरी पीडीएफ जो है वो ओपन कर दी है, क्योंकि सिक्स यानी कि 6 फरवरी की जो पीडीएफ थी वो हमने उसकी जो जो टॉपिक्स छूट गए थे वो हमने जो है वो कवर अप कर लिए हैं। और अब हम 7 फरवरी के जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ सुनने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो ट्रांजिट करने पर टारगेट कर रहे हैं। तो भारत की विकास यात्रा के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर फैक्टर है, लेकिन इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी सारी चुनौतियां भी हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब, जो आपको ऑलरेडी पता है, भारत में करंट एनर्जी सिनेरियो क्या चल रहा है, कोयले का रोल और रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या है, और इसके चैलेंजेस और सोल्यूशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान सुनना, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यार, एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है एक रिलायबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रिलायबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। ये तीन चीज ध्यान में रखना, तीन कीवर्ड्स, इसको एनर्जी सिक्योरिटी बोलता है, जो किसी कंट्री की डिमांड को पूरा करे। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये चार कीवर्ड्स आते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। तो एनर्जी सिक्योरिटी की ये डेफिनेशन जो है वो दी गई है। इसमें देखो, रिलायबिलिटी तो ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यहां पे लिखा होगा, हाँ ये लिखा है ना, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये चार चीजें बस आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। ये चार चीजें मिल गई तो ये मान लो कि एनर्जी सिक्योरिटी आपने अचीव कर ली। मतलब भारत को अलग अलग जगह से एनर्जी मिले, हर एरिया तक एनर्जी पहुंचे, सस्ते प्राइस में एनर्जी मिले, और एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग हो। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 के बारे में अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, और यूनियन बजट 2025-26 के बारे में चर्चा करें, तो इसमें दिखाया गया है कि भारत अब भी कोल बेस्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट है, लेकिन रेन्यूएबल एनर्जी को भी एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, लिख लो, भारत तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के मामले में। और अभी भी कोल एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोग्रेस की बात करें तो 2024 तक भारत की इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 46.8% हो चुकी है। 2030 तक ये 50% तक इसको बढ़ाने का टारगेट है। तो याद रखना, हम 2030 तक अपने टारगेट को अचीव करेंगे, जिससे कि 50% हमारी डिमांड जो होगी एनर्जी की वो रेन्यूएबल एनर्जी से आएगी, जो हमारा टारगेट है। और ये टारगेट अचीव हो सकता है। 20,000 करोड़ रुपए का बजट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स डेवलप करने में एलोकेट किया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं।
समझ रहे हो आप? तो ये चीजें थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा कि हम अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2030 तक जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी से जो है वो करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो 46.8% तो अचीव कर ही चुके हैं, राइट? इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, चाहो तो ये भी लिख लो, है ना। दूसरा जो है वो हमने, अब ये सब चीजें डिटेल में अभी अभी लिखने की जो है आवश्यकता नहीं, ये इतने आंकड़े नहीं लिखना है, ठीक है। 20,000 करोड़ रुपए जो है वो हम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, किस पर, ये भी लिख लो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर, ये चीज लिख लो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर। और ये फेम स्कीम, सौभाग्य स्कीम, ये सब स्कीम जो हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत हेल्प कर रही है इंडिया को जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करने में। सिर्फ इतनी चीज, इतना मैंने आपको बताया, बस उतना आपको लिखना है। अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से बस सुन लो। देखो यार, जब रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है दुनिया, तब भारत अब भी कोल पे क्यों डिपेंडेंट है? दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो, पहली चीज तो भारत के पास दुनिया का 10% कोयले का भंडार है, रिजर्व है, एक बहुत बड़ा कोयले का रिजर्व है। 2010 के बाद कोल पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर इन्हें बंद कर दिया गया तो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। डेवलप्ड कंट्री सिर्फ 300 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर फंड कर रही हैं, जबकि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है। और इसी को लेकर हर बार जितनी भी क्लाइमेट समिट होती है, उसमें यही डिमांड की जाती है डेवलप कंट्री से कि भैया आप ज्यादा पैसे डालो, आप आज की डेट में बहुत कम पैसे जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हो, आवश्यकता से बहुत ही कम। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू, समझ रहे हो? फिर भारत रेन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट तो कर रहा है, पर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि सोलार, विंड एनर्जी और ग्रिड इंटीग्रेट करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलना मुश्किल है। भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो भारत ने हालांकि गाइस एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट करने के लिए जो स्कीम्स पर काम किया है, वो आप यहां पर मेंशन जो है वो कर सकते हो, जो मैंने भी आपको बताई, जैसे कि फेम स्कीम, सौभाग्य, नेशनल सोलार मिशन, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलार अलायंस वगैरह, इन सब के थ्रू। तो भारत एक मेजर एनर्जी ट्रांजिशन के फेस में है। रेन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कोयले से कंप्लीट ट्रांजिशन होने में अभी टाइम लगेगा। हमें पॉलिसी लेवल और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भारत का नेट जीरो एमिशन का टारगेट कब तक का है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। ये तो अब याद हो ही चुका होगा आपको। चलो, अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी, यूनियन बजट 2025-26, इसका डिटेल्ड एनालिसिस। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको ये बजट के आंकड़े को पढ़ना है, कहां से? पीआईबी से। जिनको नहीं पता, सिर्फ सर्च करना यूनियन बजट 2025-26 समरी, उसके आगे डाल देना पीआईबी। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पूरी समरी मिल जाएगी। जो भी आंकड़े मिलेंगे, बस वहां से आपको जो है वो कॉपी करके अपने नोट्स में डालना है। और अभी जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, इसको एक बार वहां से भी क्रॉस चेक जो है वो जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो, 2025-26 बजट का ब्रेकडाउन करते हैं। इनकम टैक्स में सुधार आए, नए इनकम टैक्स रिजीम लॉन्च हुई, मिडिल क्लास और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बड़ी राहत हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस का सिंप्लीफिकेशन, वॉलेंट्री कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए नए मेजर्स लाए गए हैं। और ये टैक्स रिफॉर्म डायरेक्टली मिडिल क्लास एम्पावरमेंट और कंजम्पशन बूस्ट देने के लिए है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी चलाने के लिए कंजम्पशन बूस्ट करना जरूरी है, खर्चे बढ़ाने जरूरी है हाउस होल्ड्स के, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक ये पॉलिसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचेगा, तो माना यह जा रहा है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च जो है वो करेंगे। तो ये फैक्ट थोड़े से आपको जो है वो ध्यान में रखना है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही। अब इसके अलावा नेशनल मॉनिटाइजेशन प्लान के अंडर 10 लाख करोड़ की एसेट्स का मॉनिटाइजेशन होगा। समझते हो मॉनिटाइजेशन का मतलब जो है वो क्या है? मॉनिटाइजेशन का मतलब कि जो हमारी
एसेट्स यानी कि सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसका उपयोग जो है वो नहीं हो रहा है, उसका हम लोग जो है वो उपयोग जो है वो करेंगे। राइट। इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये तो फिर यहां तक है, ठीक है। लिख लो ये वाला पॉइंट भी, जो मैंने भी आपको बताया कि 10 लाख करोड़ की एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू 10 लाख करोड़ के एसेट का मोनेटाइजेशन हम लोग जो है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो लिख लो, रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक पूरा होगा। रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2025-26 तक। उड़ान स्कीम एक्सटेंड की गई है, लिख लो उड़ान स्कीम एक्सटेंड की गई है। ब्रैकेट में लिख लेना 120 नए एयरपोर्ट्स कनेक्ट होंगे। जो चीज बता रहा हूं बस वो लिखते हैं, उसका पूरा समरी मैं आपको दे रहा हूं। 120 नए एयरपोर्ट जो है वो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे। 120 नए एयरपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में लिख लो पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम अपग्रेड होगी, अपग्रेड होगी ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस है वो होंगे, स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पहले सुन लो पूरी बात फिर आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में लिख लो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। एग्रीकल्चर में नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स लॉन्च होगा, लॉन्च होगा। मखना बोर्ड बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। मखना बोर्ड बिहार में स्टैब्लिश जो है वो किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इनिशिएटिव बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी लॉन्च होगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी लॉन्च होगा। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी के लिए फोकस्ड है। फिर लिखो 20,000 करोड़ रुपए मैंने आपको लिखवा दिया ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए एलोकेट किए जाएंगे, वो लिख चुके हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए, है ना पहले नोट्स में। लिथियम कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। कस्टम ड्यूटी हटा दी गई जिससे कि हम अपने रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को सस्ता कर सके। फेम इनिशिएटिव कंटिन्यू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए। स्टार्टअप और एमएसएमई, स्टार्टअप और एमएसएमई इनके लिए टैक्स इंसेंटिव बढ़ा दिए गए हैं। बस इतनी चीजें काफी है आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। आंकड़े मैंने आपको बता दिया है कि रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, और क्या चीज है इसके अंदर? बाकी और कुछ जो मैंने भी आपको बताया, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आएंगे। ये पूरी चीज अभी ये देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इंक्लूडिंग दोज फॉर कैंसर एंड रेयर डिजीज के लिए, मतलब ड्रग का जो इंपोर्ट होता है ना, तो उस पर राहत जो है वो दे दी कि जिससे कि सस्ते हो सके ये सब दवाइयाँ, जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सब चीजें भी, क्रिटिकल मिनरल्स भी सस्ते हो सकें, इस पर भी इन्होंने राहत जो है वो दे दी है। तो ये आने वाले समय में न्यूज में देखने को मिलते रहेंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पर जो है फोकस करने पर पर टारगेट करने पर फोकस किया गया। तो ओवरऑल इस बजट के अंदर मिडिल क्लास को जो है वो अच्छी राहत मिल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने पर फोकस किया जा रहा है।
एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, काफी सारी चीजें हमने आसान जो है वो कर दी है, राइट। कंप्लायंस बर्डन कम करने पर टारगेट किया गया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर सपोर्ट करने पर फोकस किया गया है। बस यही चीजें थी इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी रेगुलर अभी तो ये मान के चलो 2 महीने तक इस बजट के अंदर जो जो स्कीम्स है, जो चीजें उनसे रिलेटेड न्यूज आती ही रहेंगी। चलिए, राजा राजा गोपाल चिदम्बरम, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, इनके बारे में हम बात करें तो कौन है ये, पहले बहुत ध्यान से सुनो। डॉक्टर चिदम्बरम गाइस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है जो न्यूक्लियर फिजिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट और न्यूक्लियर टेस्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण, इंडिया के अंदर डेवलप किया गया हमारे खुद के सुपर कंप्यूटर्स। तो इंडिया के इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट करने का नेतृत्व डॉक्टर चिदम्बरम जी ने किया। यह भारत के सेल्फ रिलायंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम था। फिर परमाणु परीक्षण में इनका योगदान था, न्यूक्लियर टेस्ट में। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के न्यूक्लियर टेस्ट में इनका काफी बड़ा योगदान रहा। इन टेस्ट ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। फिर 2002 से 2018 तक भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे ये, और उनका काम एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने का था। तो ये फैक्ट्स है इनसे रिलेटेड जो थोड़े से आपको रहे हो पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और टॉपिक था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन से रिलेटेड। तो देखो यार, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो भारत की प्राचीन लिखित विरासत को संरक्षण और डिजिटलाइज करने के लिए बनाया है। अरे ये वाला टॉपिक तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। आज भी भारत में 10 मिलियन से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जिस्टेंस है, जो संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अनेक भाषाओं में देखने को मिल जाता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं आई थिंक, है ना। तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के मुख्य इनिशिएटिव से रिलेटेड ये टॉपिक था, जो भारत कर रही है आज की डेट में, उसको डोमेस्टिकेशन कर रही है, यानी कि उसको डिजिटलाइज कर रही है, जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग जो है वो इन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को रहे वो स्टडी करें, समझे, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। फिर एक सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी बनाया गया है, जिसमें भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, ताकि ये मैन्युस्क्रिप्ट सर्चेबल और रीडेबल बन सके। बस यही चीज है, इसमें और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है। अब एक देखो, एक टॉपिक था ज्ञान भारतम मिशन का, जो इंट्रोड्यूस हुआ यूनियन बजट 2025-26 में। तो देखो यार, भारत आपको ऑलरेडी पता है, इसमें बहुत सारी संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत हम भारत को बोलते हैं, है ना। लाखों एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है यहां पर। इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट को सिस्टमेटिकली प्रोटेक्ट करने और डिजिटली अचीव करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन है। तो ये जो अभी हमने जो है मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन की बात करी ना, ये ज्ञान भारतम मिशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो पूरा भी मैंने आपको ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ाया। तो ये जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है ना, इस ये ज्ञान भारतम मिशन मिशन है, ये सेम ही है ये टॉपिक, इसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव भी जो है पूरा सेम है, कि डिजिटलाइज करना, कंजर्व करना हमारी मैन्युस्क्रिप्ट को, है ना। तो ये फैक्ट बस आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा। तो बस गाइस, सिर्फ इतने ही पेंडिंग टॉपिक्स थे हमारे, जो मैंने आपके कवर अप जो है वो करवा दिए अच्छे से। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप हमें चूज करते हैं तो कोई भी चीज जो है वो स्किप नहीं होगी, राइट। थोड़ी सी चीजें हफ्ते भर में डिले इसलिए हो जाती हैं, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है कि कई बार टाइमिंग का इशू होता है, राइट। और कई बार जो है वो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे और इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आपको जो चीजें पढ़ाऊँ वो इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको पूरी चीज जो है वो कवर्ड रहे। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए सब इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।